हिंदी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरोह बाग एक के पद्य खंड का और एक विषय को देखने जा रहे हैं, जो कि कविता है घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र जी की। उस कविता को पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि जो भी नई वीडियो चैनल पे अपलोड की जाएगी, उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को गांधी कविता का गांधी कहा जाता है, ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। और क्यों कविता का गांधी कहा जाता है? क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता जो है, सहज लय की कविता है। और सहज लय की कविता का मतलब ये है कि इनकी कविता में सहज, स्वाभाविक और सरल शब्दों का उपयोग देखने को मिलता है और बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ ये अपनी भाव अभिव्यक्ति करते हैं और रोज़मर्रा के जीवन के विभिन्न संदर्भों विभिन्न सामाजिक जो कार्यकलाप होते हैं, उनको अपनी कविताओं में सरल और सहज शब्दों में उसको लेके उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए इनकी कविता को सहज लय की कविता कहा जाता है और उस सहज लय की कविता को गांधी जी के चरखे की सहज लय के साथ जोड़ा गया है, जिसके कारण से इनको कविता का गांधी कहा जाता है। ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे होता है। और 1934 से 1935 में इन्होंने अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत विषयों में से स्नातक किया, यानी ग्रेजुएशन की। 1946 से 1950 ईस्वी तक महिलाश्रम वारदा में शिक्षक रहे और उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद में भी कुछ समय तक पठन पाठन का काम किया। एक शिक्षक के रूप में ये कार्यरत रहे और 1952 से 1955 ईस्वी तक हैदराबाद में कल्पना मासिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया और इस पत्रिका का संपादन करने के साथ-साथ आकाशवाणी के कार्यक्रमों के साथ ये जुड़े रहे और विशेष रूप से आकाशवाणी के कार्यक्रमों का इन्होंने संचालन किया और उसके साथ-साथ महात्मा गांधी जी के विभिन्न संस्थाओं से ये जुड़े रहे हैं। दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र जो राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के साथ जिन कवियों, लेखकों ने गांधी जी का सहयोग किया या उनके साथ चले या उनके विचारधारा का जो प्रचार किया, उनमें भवानी प्रसाद मिश्र जी का स्थान जो है अग्रणी श्रेणी में, अग्रिम पंक्ति में उनका स्थान है। यानी कि सबसे पहले इनका नाम उनमें लिया जाता है और ये सबसे ज़्यादा उनमें सक्रिय थे। तो भवानी प्रसाद का देहावसान निधन 20 फरवरी 1985 को होता है। दोस्तों, अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। गीत फरोश, जो इनकी सबसे पहली रचना मानी जाती है, सबसे पहला काव्य संग्रह माना जाता है। और सतपुड़ा के जंगल और सन्नाटा, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी। दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1972 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार बुनी हुई रस्सी पर मिला है। और अगली जो इनकी रचना है वो है खुशबू के शिलालेख, इदम नमम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसके अतिरिक्त संपूर्ण गांधी वाङ्मय का इन्होंने हिंदी जो है इन्होंने संपादन किया और उसके कई सारे हिंदी के खंडों को इनके द्वारा प्रकाशित किया गया है। संस्मरण की यदि बात की जाए तो जिन्होंने मुझे रचा, ये भी आप याद रखेंगे, इनका संस्मरण संग्रह है। निबंध संग्रह कुछ नीति और कुछ राजनीति, ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे। सम्मानों की बात करें, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बुनी हुई रस्सी 1972 कविता संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश शासन
का शिखर सम्मान भी इनको दिया गया है और दिल्ली सरकार की ओर से गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनको पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। वो किस पर? साहित्य और समाज सेवा को दृष्टि में रखकर इनको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से कविता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में एक है। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गांधी जी के विचारों का प्रचार करना, उनकी विचारधारा के साथ चलना या राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न कार्यों के साथ जुड़ना और जितने भी लेखक थे, जितने भी कविगण उस गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे, उनमें भवानी प्रसाद मिश्र का स्थान सबसे ऊपर आता है। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था और इन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन किया। इनकी कविता सहज लाई की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लाई से जुड़ता है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कविता का गांधी किन को कहा जाता है और नीचे क, ख, ग, घ 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और 4 रचनाकारों के, 4 कवियों के नाम उसमें दिए गए होंगे और आपको तुरंत से याद आ जाना चाहिए कि भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ तथ्यात्मक चीज़ें थी भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित। आगे चलते हैं और घर की याद कविता पर सीधा आ जाते हैं और इसकी व्याख्या करेंगे। घर की याद कविता जो है, ये बहुत ही सरल और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हम इसमें देखते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। यद्यपि ये सरल है, फिर भी एक बार हम इसकी तुरंत से जल्दी से व्याख्या कर लेते हैं। तो पहले मैं एक एक बंद पढ़ता हूँ, तो उसके बाद से उसका मीनिंग देखते हैं, उसकी व्याख्या देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी से का पूर है जो। तो भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं, पानी गिर रहा है होने का मतलब है वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। और बहुत पानी गिर रहा है यानी कि ज़ोरों की वर्षा हो रही है, बहुत भीषण वर्षा हो रही है। रात भर गिरता रहा है यानी कि पूरी रात जो है वर्षा हो रही थी। प्राण मन गिरता रहा है और उस बारिश अत्यधिक और अधिक बारिश होने के कारण से कवि क्या कह रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र क्या कह रहे हैं कि प्राण मन गिरता रहा, यानी इनका मन मस्तिष्क जो है, इनकी आत्मा जो है वो भी गिरती जा रही थी। वो कहाँ गिरती जा रही थी, किन चीज़ों में गिरती जा रही हैं, वो अगली पंक्ति में आगे हम देखते हैं। फिर से कह रहे हैं बहुत पानी गिर रहा है यानी कि बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। घर नज़र में तिर रहा है यानी तैरना। तिर रहा के का अर्थ है तैरना। घर नज़र में यानी आँखों में, यानी कि घर आँखों में तैर रहा है, यानी घर की स्मृतियाँ भवानी प्रसाद मिश्र को सता रही है। दोस्तों, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ये कविता उस समय पे लिखी गई है जब भवानी प्रसाद मिश्र जेल में थे और जेल में रहकर इनको घर की याद बहुत ज़्यादा सता रही होती है और जिसके संबंध में इस कविता को हम देखते हैं, ये कविता प्रकाश में आ जाती है। घर के मुझसे दूर है जो, फिर कहते हैं कि वो घर जो मुझसे दूर है, लेकिन फिर भी वो घर जो है खुशी से पूर है। पूर यानी परिपूर्ण, पूर यानी परिपूर्ण, जो है खुशी से व्याप्त है, जिसमें खुशी ही खुशी है। अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, घर की घर में 4 भाई, मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, घर के इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, बुझा भाई प्यार बहनें। तो घर के घर में 4 भाई यानी कि ये 4 भाई थे। मायके से बहन आई यानी कि बहन जो है, इसकी बहन जो है वो अपने मायके आई। बहन आई बाप के घर यानी कि इसकी बहन जो है ये कारागार में रहकर, जेल में रहकर इसको याद आ रहा है कि बहन बाप के घर आई होगी, यानी वो मायके आई है। हाय रे परिताप का घर, परिताप यानी दुख,
हाय रे परिताप कागर, यानी कि जब वो अपने मायके आती हैं और वो मायके का घर जो है वो भी उसके लिए दुखों का घर है। क्यों दुखों का घर है? क्योंकि उसका एक भाई जो है वो जेल में है, जिसके कारण से पूरा घर जो है उस दुख में है या उनको याद कर रहा है। तो इस कारण से वो उनका मायके आना भी यानी कि दुखों के घरों में आने के बराबर है। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, बुझाबाई प्यार बहिनें। भवानी प्रसाद मिश्र ये कहते हैं कि घर के घर में सब जुड़े हैं, यानी कि उस घर में जो कि मुझसे दूर है लेकिन वो खुशियों से परिपूर्ण है, कि वहाँ पे उस घर को बनाने में या उस घर के कामकाज करने में सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सब एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं। 4 भाई 4 बहिनें, यानी कि इसके 4 भाई थे और 4 बहिनें थी, यानी कि इसके भाई जो हैं वो कर्मशील और बलिष्ठ है और प्यार से परिपूर्ण इनकी बहनें हैं, स्नेह और प्यार से परिपूर्ण इनकी बहनें हैं। आगे वाली पंक्तियों में कहते हैं, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वो गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेहदारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। फिर कहते हैं कि माँ मेरी जो है वो बिन पढ़ी है, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वो गड़ी है, यानी कि मैं जेल में हूँ, जिसका दुख उनको सता रहा होगा और जिस दुख के कारण वो जो है दबी हुई होगी, यानी कि वो उसका दम घुटता हो रहा होगा। इस प्रकार की अभिव्यक्ति भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया दुख नहीं फिर, यानी कि जब माँ की गोद में सिर रखा जाता है और माँ की गोद के सिरहाने या बैठा जाता है, रख लिया तो दुख नहीं फिर, तो उसके बाद किसी भी दुख के होने की सारी संभावनाएं जो हैं ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ये किस प्रकार अपनी माँ को या अपने घर की स्मृतियाँ जो हैं इसे किस प्रकार से सता रही है। माँ की जिसकी स्नेहदारा का यहाँ तक भी पसारा, यानी कि माँ का स्नेह, माँ का प्यार जो है वो सीमित नहीं है, किसी दायरे तक वो सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी सीमा, वो सीमा को लांघ कर वो कहाँ-कहाँ तक पसरा हुआ है। ये कह रहे हैं कि वो यहाँ जेल तक भी पसरा हुआ उसका स्नेह, उसे लिखना नहीं आता। क्योंकि पहली वाली पंक्ति में कहते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए कहते हैं उसे लिखना नहीं आता। इसलिए अगर उसे लिखना आता फिर उसका पत्र पाता, फिर मैं उसका पत्र यहाँ मैं जेल में पाता और उसे मैं पढ़ता। आगे कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रिश्ता। कहने का अर्थ ये है कि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि पिता जिनको बुढ़ापा व्यापा नहीं है, यानी कि जिनको बुढ़ापे के कारण से जिनकी कार्यशीलता या जिनकी बलिष्ठता में कोई फ़र्क नहीं आया, यानी कि वो सक्रिय हैं अपने कामों को करने में, अभी भी वो उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से एक जवान व्यक्ति या एक जवान व्यक्ति करता है। उसी प्रकार से उनके पिता अभी भी जो हैं अपने कामों के प्रति उसी प्रकार से लगे हुए हैं। जो अभी भी दौड़ जाए, यानी कि वो अभी भी उस जवान एक बालक की तरह, एक जवान की तरह दौड़ सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाए, ज़ोर से हँस सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, मौत के आगे न हिचके, जो मौत के आगे जो हैं उनको मौत के आगे उनको हिचकी तक नहीं आती, यानी मौत की उनको परवाह नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ है कि वे जो है निडर हैं, बहादुर हैं। इस प्रकार के अपने पिता का ये वर्णन कहते हैं। शेर के आगे न बिचके, यानी कि शेर के आगे भी वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रचता, यानी कि बोल में जब वो बोलते हैं जैसे बादल गरजता है, काम करते हैं काम में इस प्रकार से काम करते हैं जैसे एक युवा करता है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुग्धर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जब कि नीचे आए होंगे,
नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। यहाँ पे संवेदना देखिए, घर की याद किस प्रकार से सता रही है, अपने परिजनों की याद किस प्रकार से सता रही है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि आज भी वो गीता का पाठ करके बैठते हैं, कसरत करते हैं, दंड 260 कर कसरत करते हैं, खूब मकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे। यानी कि जब वो कसरत करते हैं या रोज़मर्रा का काम करते हैं, जब वो फिर नीचे झुके हुए होंगे, तो नैनों में, उनकी आँखों में जो है आँसू छलके होंगे, उनकी आँखों में आँसू आए होंगे, हाय पानी गिर रहा है। फिर से कह रहे हैं, यानी कि उस वर्षा की पानी को ये उस रूप में देख रहे हैं जैसे कि इनके घर में इनके परिजनों के आँसू गिर रहे हैं, घर नज़र में तिर रहा है, यानी कि घर इनकी नज़रों में तैर रहा है, तिर रहा है यानी तैर रहा है। चार भाई चार बहनें बुझाबाई प्यार बहनें खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनके पड़े होंगे। यानी कि पिता के संबंध में कह रहे हैं, वो चार भाई वो चार बहनें, वो चार भाई जो बलवान हैं, बलिष्ठ हैं, कार्यशील हैं, और बहनें जो हैं वो जो स्नेह से परिपूर्ण हैं, प्यार से परिपूर्ण हैं, खेलते या खड़े हुए होंगे जब उनके पिता ने उन चार भाई और चार बहनों को देखा होगा, नज़र उनकी पड़ी होगी, जब उनकी नज़र उन चार भाइयों और उन चार बहनों पे पड़ी होगी, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, को जिस पिताजी को बुढ़ापे ने कोई असरअंदाज नहीं किया, बुढ़ापे ने उन पे कोई प्रभाव नहीं डाला, एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण के लिए भी बुढ़ापे ने उनको प्रभावित नहीं किया, रो पड़े होंगे बराबर, वो ये देखकर रो पड़े होंगे। यानी कि वो ये अपने बच्चों को देखकर रो पड़े होंगे, यानी कि उनको मेरी याद आई होगी जिस टाइम पे उन्होंने अपने उन चार बेटों और उन चार बेटियों को देखा होगा, तो जाहिर सी बात है उनको पांचवा बेटा भी उस समय पे याद आया होगा, पांचवे का नाम लेकर, यानी कि उनको भी मेरी याद आई होगी। यानी ये अपनी याद तो, इसको अपनी घर की याद तो आ ही रही है, लेकिन ये इसका भी अनुभव कर रहे हैं कि मेरे परिजन, मेरे पिता, मेरे अभिभावक या मेरी माता जो है, वो भी मेरी याद को लेकर रोते होंगे, चिंतित होते होंगे। आगे वाली पंक्तियों में कहते हैं, पांचवा मैं हूँ अभागा, यानी पांचवा बेटा जो है वो मैं अभागा हूँ, यानी भाग्य जो है मेरा सही नहीं है, भाग्यहीन, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र को उनके पिता क्या कहते हैं कि आप सोने पे सुहागा हो, या आप सबसे जो है सबसे श्रेष्ठ हो, या आप सबसे मेरे प्यारे बेटे हो, सबसे मेरे अच्छे बेटे हो। तो पिताजी ये कहते रहे हैं, लेकिन मैं पांचवा वही सोने पे सुहागा जैसे वाला बेटा, मैं अभागा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके साथ नहीं हूँ। आज उनके स्वर्ण बेटे, यानी कि जो मुझे स्वर्ण बेटे कहते थे, मुझे सबसे अच्छा बेटा मानते थे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। तो आगे क्या कहते हैं, पांचवा मैं हूँ अभागा, यानी कि मैं पांचवा बेटा हूँ जो अभागा हूँ। क्यों? जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। क्योंकि उन पांच बेटे उसके कुल थे, उन चारों बेटों में से वो मुझे सोने पर सुहागा कहते हैं, यानी मुझे सबसे अच्छा बेटा मानते थे। पिताजी कहते यानी प्यार से मुझे कहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेंटे। हेंटे यानी हीन, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बांध बैठा हूँ अभागा। ये कह रहे हैं कि मैं, मुझे सबसे श्रेष्ठ या मुझे सबसे अच्छा बेटा मानते थे, लेकिन अब आज मैं उन्हें, उनका स्वर्ण बेटा, उन्हें जो है सबसे हीन लग रहा होगा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बांध बैठा हूँ अभागा, क्योंकि मैं उनके लिए अब सोने पे सुहागा जैसा कोई वैसा कुछ नहीं हूँ, बल्कि मैं उनके ऊपर, उनके भाग्य के या उनके खुशियों के ऊपर अभागा बैठा हूँ। फिर आगे कहते हैं, और माँ ने कहा होगा, फिर माँ ने उसको कहा होगा क्या, दुख कितना बहा होगा। फिर जब भी माँ ने उनको समझाया होगा, कहा होगा, उन्होंने कितने दुख से कहा होगा, आँखों में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। उन्होंने, फिर माँ ने उनको समझाया होगा और कहा होगा कि तुम्हारी आँखों में पानी किस लिए है, और तुम इतने दुखी किस लिए हो, भवानी वहाँ पे,
यानी भवानी जेल में अच्छा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर, यानी कि वे आपके मार्ग पर ही चल चल पड़े हैं। वो उन्होंने आपके मन को समझा है, आपके लक्ष्य को समझा है और आपके उद्देश्य को समझा है, आपके मन को समझा है और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यानी कि ये तुम्हारी परंपरा है। राष्ट्रीयता के आंदोलन जो थे, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र भी जो, ये इनकी लीक यानी परंपरा, यानी इनकी परंपरा रही है कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में ये सक्रिय रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया है। इसलिए उनकी माँ उनके पिता को कहती हैं कि तुम जो हैं किस लिए इतना दुखी हो और आपकी आंखों में पानी किस लिए हैं, भवानी वहाँ पे अच्छा होगा क्यों। फिर वो आगे कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारे ही रास्ते को तो अपनाया है, तुम्हारा मन समझकर, तुम्हें अपनापन समझकर, यानी कि तुम्हें ही, तुम्हारी लीक को लेके ही वो आगे चले हैं। पाँव जो पीछे हटाता, यदि वो पाँव पीछे हटाता या किसी भी प्रकार की गद्दारी करता, कोख को मेरी लजाता, फिर मेरी कोख के लिए वो लज्जा का कारण होता। इस तरह हो न कच्चे, रो रो पड़ेंगे और बच्चे। अगर आप ही इस तरीके से टूट जाओगे, यदि आप ही पिता ही रो पड़ेंगे, तो फिर बाकी बच्चे भी क्या करेंगे, वो भी रो पड़ेंगे। ये भवानी प्रसाद मिश्र की माँ उनके पिता को समझाते हुए कहती है। फिर कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, पिताजी ने कहा होगा, फिर पिताजी ने उसका उत्तर दिया होगा, हाय कितना सहा होगा, हाय कितना सहा होगा, यानी पिताजी ने कितना सहा होगा, कितना अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। फिर कहा है, मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, यानी मैं धीरज को थोड़ी खोता हूँ, मैं अपनी हिम्मत को बनाए रखा हुआ हूँ, धीरज को नहीं खोता हूँ। वर्षा हो रही थी, वहाँ से इसने इस कविता का जो है प्रारंभ किया। अब उसी को वर्षा को संबोधित करते हुए कहते हैं, है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, पावन यानी वायु हवा, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, यानी कि पांचवे बेटे को उनके माता पिता न तरसे। इसलिए हे सजीले हरे सावन, यानी कि है पवित्र सावन, है पवित्र वर्षा, है या है पवित्र हवा वायु, तुम जो हैं तुम बरस लो। तुम्हारे बरसने की मुझे चिंता नहीं है, बल्कि मेरे माता पिता अपने पांचवें बेटे के लिए नहीं तरसने चाहिए, वो नहीं बरसने चाहिए। इसलिए हे सावन, है सजीले सावन, तुम ही बरसो। मैं मज़े में हूँ सही है, ये कह रहे हैं कि मैं मज़े में हूँ, ये सही है, घर नहीं है बस यही है। केवल तो यहाँ पे मेरा घर नहीं है, बाकी तो सब ठीक ठाक हैं, किंतु ये बस बड़ा बस है, यानी कि घर का अभाव जो है, घर की याद जो है, ये बड़ी बात है। इसी बस से सब विरस है। विरस यानी मन न लगना, उसको कहते हैं विरस होना। यानी कि इसी के कारण, मतलब घर में नहीं होने के कारण सब कुछ जो है विरस है, सब कुछ जो है किसी में मन रमता नहीं है, किसी में मन लगता नहीं है। फिर आगे कहते हैं, किंतु उनसे यह ना कहना, यानी कि हे सावन, हे वायु, हे पवन, मेरे पिता से ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें हिम्मत देते रहना, उन्हें धीरज देते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना कि वो जेल में भी पढ़ लिख रहा है, वो उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, यानी कि उन्हें कहना वो जेल में भी पढ़ाई कर रहा है और वो जेल में भी लिख रहा है, यानी साहित्य कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। काम करता हूँ कि कहना, और उनको ये भी कहना कि वो काम भी करता है, नाम भी करता है, चाहते हैं लोग कहना, और उनको ये भी कहना कि उसे लोग भी चाहते हैं। वो आपका नाम जो है रोशन कर रहा है, आपके कुल का नाम बना रहा है। मत करो कुछ शोक कहना, ये कभी नहीं कहना कि शोक की बात उनके उनके साथ कभी नहीं करना। आगे कहते हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और उनको कहना कि वो मस्त है वहाँ पे
और कातने यानी चरखा कातने में व्यस्त हैं, क्योंकि गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। तो ये संदर्भ देखिए यहाँ पे भी जोड़ा गया है। वजन 70 सेर मेरा, यानी कि हेल्दी हूँ, यानी कि ठीक ठाक वजन बढ़ा हुआ है, यानी कि पतला दुबला नहीं हो गया हूँ। और भोजन ढेर मेरा, यानी कि भोजन पानी वानी भी सब कुछ ठीक ठाक से सारा हो रहा है। आगे कहते हैं, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, यानी कि दुख को अपने पास आने ही नहीं देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। और उनको कभी ये ना कहना कि वो दुखी होता है। वो सूर्य अस्त, जिस प्रकार से सूर्य अस्त होता है, यानी धीरे धीरे जो है खत्म होना, धीरे धीरे अस्त होना, धीरे धीरे डूब जाना, उनको ये ना कहना कि वो धीरे धीरे जो है अस्त हो रहा है। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, ऐसा वैसा उनको नहीं कहना। कहना देना जागता हूँ, उनको ये नहीं कहना कि वो रात देर तक जागता रहता है, आदमी से भागता हूँ। उनको ये ना कहना कि वो अकेले बैठता है, आदमियों से, लोगों के पास से नहीं बैठता है, अलग अलग बैठने लगा है। ये सारी चीज़ें उनको नहीं कहना। कहना देना मौन हूँ मैं, और उनको ये भी नहीं कहना कि वो खामोश चुपचाप बैठता है, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। और उनको ये भी नहीं कहना कि वो उसे खुद भी नहीं पता है कि वो कौन है। देखना कुछ बक न देना, यानी कि कुछ गलत शलत, कुछ अनाप शनाप कह न देना, बक न देना। उन्हें कोई शक न देना, ताकि उनको कोई शक ना हो कि वो किसी भवानी प्रसाद मिश्र जेल में किसी दुख में है या किसी पीड़ा में है। है सजीले हरे सावन, है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। फिर से है सजीले हरे सावन और पुण्य पावन को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम बरस लो वे न बरसे, यानी माता पिता न बरसे, उनकी आंखों से आंसू न निकले, पांच वे को वे न तरसे। इस प्रकार से इस कविता में आप भवानी प्रसाद मिश्र की संवेदना को देख देख सकते हो, और ये कविता किस प्रकार से मर्म को छूती है। और ये इसमें भी आप देखेंगे, वो जो हमने सहज लय की कविता की बात की पहले, इस कविता में भी आप देखेंगे किन साधारण सहज और स्वाभाविक जो संदर्भ के साथ शब्द जुड़ने चाहिए थे, उन्हीं का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आज का विषय जो है भवानी प्रसाद मिश्र का था, यहीं पे ख़त्म होता है। मैं समझता हूँ कि भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित जो कुछ तथ्य भी थे, वो भी हमने जाने। आप ये विशेष रूप से याद रखेंगे, कविता का गांधी, कल्पना पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। और आप ये भी याद रखेंगे कि बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1972 में। तो ये आप याद रखेंगे। दोस्तों, बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से भी आपने कई सारी नई चीज़ें जान ली होंगी। और आपको पुनः एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हिंदी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको अवश्य सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जो पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों के साथ इसको साझा करिए, ताकि उनको भी इन वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ हो सके। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।